हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो भारत में कृषि वित्त है ना, एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। तो इसका जो क्वेश्चन आता है वो है कि एक कृषक को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है और साख के विभिन्न स्रोतों के सापेक्षिक महत्व की व्याख्या करें, यानी कि उसके जो इम्पोर्टेंस है उसको बताना है, जो साख के विभिन्न रूप हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने देखेंगे कि भारत में कृषि वित्त, ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो क्या है, उसको कितने भाग में बांटा गया है, उसके उद्देश्य क्या है और ऋण के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो पसंद आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश निवासी कृषि पर निर्भर होते हैं। चूँकि अधिकतर किसान परंपरागत तरीक़ों से खेती करते हैं, जिस कारण वे अपने लिए उत्पादन में से ज़्यादा कुछ नहीं बचा पाते हैं और उनके लिए कृषि घाटे का सौदा साबित होता है। ठीक है, और इसी घाटे की भरपाई के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात अपने उत्पादन को बेचकर वे उतना लाभ नहीं कमा पाते हैं जितना कि होना चाहिए। फसलों को बेचने से प्राप्त पैसे कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं और उन्हें अपने अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को विभिन्न उद्देश्यों और काल अवधियों के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इसको दो भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो भारत के जो अधिकांश जनसंख्या वो क्या है, खेतों पर निर्भर है। ठीक है, मतलब कि गांव में निवास करती है, तो अधिकतर किसान जो है वो खेती ही करते हैं और खेती क्या होता है उनके लिए उतना जो है फ़ायदेमंद साबित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके जो खेत होते हैं वो छोटे भाग होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े खेती वो लोग नहीं करते, वो लोग छोटी खेती करते हैं, छोटे हिस्सों पर खेती करते हैं, क्योंकि आपसी भाई बंटवारों के कारण क्या हो गया कि खेतों का जो साइज़ हो गया वो छोटा हो गया है, जिस कारण उन लोग को प्रॉफिटेबल खेती नहीं कर पाता है। ठीक है, तो और भी जो खेती के अलावे जो और भी जो पैसा उसको मतलब खेती में जो मिलता है, तो सिर्फ खेती में ही उन लोग को खर्च नहीं करना, उन लोग के तो और भी आवश्यकता की चीज़ें, जैसे मान लो किसी का शादी हो गया या किसी के घर में मृत्यु हो गई या फिर बीमारी हो गया कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, या फिर और भी जो घरेलू खर्च होते हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो वो लोग जो खेती से जो भी चीज़ बेच करके जो भी बचा पाते हैं वो नहीं उन लोग का गुजारा हो पाता है। ठीक है, गुजारा नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो लोगों को क्या होता है कि ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो किसानों को जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से वो लोगों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इसको दो भाग में बांटा गया। एक होता है कि उद्देश्य के अनुसार उसको पैसा का ज़रूरत पड़ता है, दूसरा क्या है, समय के अनुसार उसको पैसा का ज़रूरत पड़ सकता है। पहला है उद्देश्य के अनुसार उत्पादक ऋण और अनुत्पादक ऋण। ठीक है, दूसरा क्या है, समय के अनुसार जो ऋण है वो है अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, मान लो 1 महीना 2 महीना वैसा। मध्यमकालीन ऋण मतलब 4 महीना 6 महीना 8 महीना वैसा। और दीर्घकालीन ऋण जो साल भर होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वैसा, उस टाइप का होता है कि उसको ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, मतलब इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि उन लोग को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, और तीसरा इसका एक पॉइंट भी है कि अन्य कारण की और कुछ और भी कारण हो सकते हैं, पर्सनल रीज़न, जिसके कारण उनको ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पहला है उद्देश्य के अनुसार। कृषकों को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। पहला है उत्पादन। ठीक है, इसके अंतर्गत उपज की बिक्री, भूमि में सुधार व कृषि विकास आदि के उद्देश्य आते हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसानों को खाद, बीज, औजार आदि खरीदने, लगान और मजदूरी आदि चुकाने तथा कुएं खुदवाने, नई भूमि को कृषि योग्य बनाने और खेती में आधुनिक तौर तरीकों के इस्तेमाल आदि के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो किसानों को पहला है उत्पादन। ठीक है, इसके लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा कि मान लो खाद खरीदना हो गया, बीज औजार कुछ खरीदना हो गया, या कुआं, सिंचाई के लिए कुआं खुदवाना है तो उसके लिए हो गया, या फिर अगर वो कोई नई भूमि ढूंढा है खेती करने के लिए तो उसको कृषि योग्य बनाने के लिए, ठीक है, उसमें जो आधुनिक उपकरण लगेंगे, इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो सबको खरीदने के लिए क्या होता है, उसको ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दूसरा क्या है, अनुत्पादक ऋण। ये वे ऋण है जो किसान विवाह, जन्म, मरण आदि रीति रिवाजों के पालन, गहने बनवाने अथवा कुछ मुकदमेबाजी आदि के लिए लेते हैं। चूँकि
ये ऋण उत्पादक कार्यों में नहीं लगाए जाते, इस कारण इन्हें अनुत्पादक ऋण कहा जाता है। ठीक है, दूसरा अनुत्पादक ऋण वे क्यों लेती है कि मान लो किसी के घर में शादी हो गया या फिर कोई मर गया या फिर कोई जन्म लिया तो उसका छठी मुजट्ठी ये वगैरह होता है ना, और फिर उसके बाद क्या होता है कि मान लो ज़मीन पे उसका कुछ केस चल रहा है तो उसके लिए वो लोग ऋण लेता है। ठीक है, और ये जो ऋण लेता है वो क्या होता है कि खेती से रिलेटेड कोई काम में नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसको अनुत्पादक ऋण कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समय के अनुसार। ठीक है, समय के अनुसार वो लोगों को ऋण का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, कि विभिन्न समय के अनुसार उन लोग को ऋण का आवश्यकता पड़ता है। उसको क्या है, 3 भाग में बांटा गया, अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण, है ना। अल्पकालीन ऋण क्या होता है, अल्पकालीन ऋण की अवधि अधिक से अधिक 15 महीने की होती है। ये ऋण खाद या बीज खरीदने, मजदूरी व लगान चुकाने, फसल की बिक्री करने अथवा कुछ प्रकार के पारिवारिक व्यय आदि चालू आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। ठीक, तो अल्पकालीन ऋण जो होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के जो ऋण होते हैं वो लोग के, वो क्या होते हैं 15 महीने तक होते हैं। और ये ऋण क्या होता है कि खाद बीज या फिर मजदूरी लगान वगैरह अगर कुछ वो लिया है, किसी से ऋण लिया तो उसको चुकाने के लिए ये लोग उसको ऋण लेता है और चुका देता है। और इसका जो अवधि होता है वो कितना होता है, 15 महीने तक का ही होता है। ठीक है, दूसरा है मध्यमकालीन ऋण। मध्यमकालीन ऋण की अवधि 15 महीने से 5 वर्ष तक की होती है। साधारणतः ऐसे ऋण पशु खरीदने, भूमि पर सुधार कार्य करने, कुओं और कृषि उपकरणों आदि की मरम्मत के उद्देश्य से लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो मिड टर्म ऋण होते हैं वो किस लिए लिए जाते हैं, इनकी पहले जो अवधि होती है वो कितने महीने की होती है, 15 महीने से 5 वर्ष तक की होती है। ठीक है, ये ऋण क्यों लिए जाते हैं, मान लो कि कोई बैल खरीद रहा है, पशु खरीदना है ना, बैल खरीद रहा है, बकरी खरीद रहा है, ये सारे खरीदने के लिए, फिर भूमि पर सुधार करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स ले रहा है तो उसके लिए, कुआं खुदवा रहा है सिंचाई के लिए ना, तो ये सब की मरम्मत के लिए अगर वो ले रहा है, या फिर कृषि उपकरण का जो भी मरम्मत है, मान लो टूट गया है तो उसको बनवा रहा है, तो उसके उद्देश्य से ये जो मिड टर्म लोन है वो लिए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है दीर्घकालीन ऋण, है ना। दीर्घकालीन ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक 20 या उससे ऊपर अवधि की होती है। साधारणतः ऐसे ऋणों की आवश्यकता नई भूमि को कृषि योग्य बनाने, कुएं खुदवाने, भूमि व मशीन खरीदने तथा अन्य पूंजीगत व्यय के लिए होती है। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म के जो लोन होते हैं वो उसकी जो अवधि होती है, ठीक है, वो कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष से अधिक यानी 15 या 20 वर्ष तक की हो सकती है या इससे ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, और ये लिया क्यों जाता है, मान लो जो नया ज़मीन लिया है, बंजर ज़मीन है, मान लो उसको कृषि योग्य बनाना है या कुएं खुदवाना है, भूमि या फिर मशीन कुछ खरीदना है उसको, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, या फिर कुछ और बड़े हार्वेस्टर मशीन हो गए, ये सारे खरीदने के लिए अगर उसको ज़रूरत पड़ता है तो वो इसके लिए लोन लेता है और इसको वो कई सालों में किस्त बाई किस्त चुकाता है। ठीक है, अन्य अब तीसरा जो कारण है वो है अन्य कारण। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। कृषि कार्यों में जोखिम। अधिकांश भारतीय किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वर्षा को कृषि का जुआ कहा जाता है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण ही कृषि कार्यों में जोखिम बनी रहती है कि वर्षा की अधिकता तो कभी कमी के कारण बाढ़ तथा अकाल जैसी स्थिति की संभावना बनी रहती है तथा इस स्थिति से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मान लो कि वो लोग कृषि कार्यों में जोखिम। ठीक है, इसमें मान लो कि कृषि अगर खेती कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों को जो वर्षा का पानी है वो लोग को बराबर मात्रा में मिल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि कभी इसमें वर्षा की अधिकता हो जाती है, यानी कि कभी बाढ़ आ जाता है तो फसल बह जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है तो फसल ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसा कि फसल को कीट जो है वो खा लिया तो उससे भी क्या होता है कि फसल बर्बाद हो जाता है, तो वो लोग उतना मुनाफा नहीं कमा पाता है। ठीक है, जितना वो लोग उसमें खेती में लगाया है, तो इसके लिए भी वो लोगों को क्या होता है कि ऋण लेकर के चुकाना पड़ता है, उसका भरपाई करना पड़ता है। ठीक है, बी दूसरा क्या है, जोतों का छोटा आकार। निरंतर जनसंख्या में वृद्धि के कारण तथा भाई भाई में आपस में ज़मीनों का बंटवारा होने के कारण जोतों का क्या है, जो आकार छोटा होता जा रहा है। ठीक है, जिस कारण किसान नई तकनीकी को अपना कर परंपरागत ढंग से कृषि कार्य करने को मजबूर है, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा भी नहीं मिल पा रहा है और उन्हें अपनी भौतिक
आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि खेतों का छोटा आकार जो है, जोतों का छोटा आकार है वो कि क्यों हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो भाई भाई में ज़मीन का बंटवारा हो रहा है, तो ज़मीन क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो वो लोग खेती कर रहा है। तो जो भी खेती कर रहा है, ठीक है, तो जितना वो लोग पैसा लगा रहा है उतना पैसा वो लोग को मुनाफा अधिक नहीं हो पा रहा है, उतना पैसा मिल नहीं रहा है, तो और भी जो लोग की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या हो रहा है, ऋण की आवश्यकता उनको पड़ रही है। ठीक है, तीसरा क्या है, वित्तीय कमी। भारत के अधिकतर किसान गरीब होते हैं और पैसे की कमी के चलते वे उत्तम गुणवत्ता वाले बीज, खाद आदि खरीदने में असमर्थ होते हैं, अतः उन्हें उत्तम गुणवत्ता वाले बीज, खाद आदि खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उनके वित्तीय की कमी है, सी नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भारत के अधिकतर किसान क्या हैं, गरीब है, तो उनके पास क्या है, पैसा नहीं है कि वे अच्छी क्वालिटी के है ना, वो गुणवत्ता वाले बीज या खाद आदि खरीद करके खेती कर सके, जिससे कि वो लोग मुनाफा कमा सके। तो वो लोग मुनाफा कमाने के उद्देश्य से सोचते हैं कि इस बार फसल अच्छा हो बोल के वो लोग ऋण ले लेते हैं और फिर उससे उत्तम गुणवत्ता वाले क्या होते हैं, बीज खाद खरीदते हैं, इस आशा में कि फसल इस बार अच्छी होगी। ठीक है, डी क्या है, फसल बीमा का अभाव। ग्रामीणों में शिक्षा का अभाव होने के कारण उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का पता नहीं होता है। जैसे सरकार द्वारा चलाया गया फसल बीमा योजना, इसकी जानकारी कृषकों को ना होने के कारण वे फसलों का बीमा नहीं करवा पाते हैं, और जब अन्य प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, सूखा, फसलों पर कीट लगना आदि से जब फसलें नष्ट हो जाती है तो उन्हें हानि उठानी पड़ती है, और इस हानि की भरपाई के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, तो फसल बीमा का अभाव, ठीक है, डी नंबर है। इसमें क्या होता है कि ग्रामीणों को इतनी शिक्षा नहीं होती, या उन तक हो सकता है कि सरकार का योजना जो है वो जा नहीं पा रहा है ना, कि सरकार जो है फसल बीमा योजना जो चला रही है, ये सब योजना का लाभ कौन ले रहा है, बड़े किसान जो बड़े पैमाने पर कृषि कर रहे हैं वो लोग इसकी जानकारी रखते हैं, ताकि वो लोगों को जो भी अगर लॉस होता है, मान लो कभी बाढ़ वार से या फिर सूखा से या कीट खा गया फसल को, उससे अगर उन लोग को नुकसान हो रहा है तो वो लोग इसका भरपाई फसल बीमा के जो सरकार चलाया है उससे तो वो लोग उठा ले रहा है। लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास इनकी जानकारी नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उन तक हो सकता है कि ये जो योजना चलाया गया है उन तक ना पहुंचा हो, या फिर उसको कैसे यूज़ किया जाता है इसका उसको जानकारी नहीं है। तो इन सब के अभाव के कारण क्या है, वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और अगर उन लोग को फसल में हानि हो जाता है तो उसका लॉस का भरपाई करने के लिए फिर वो लोगों को क्या होता है कि लोन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखें कि साख क्या होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो किसान है, ठीक है, वो लोगों को साख मिलता कहाँ से है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि उसके स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका जो ये है, भारत में कृषि ऋणों के स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी एक बार 2019 में आया था कि भारत में कृषि ऋण के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, इस टाइप का आता है, या फिर ऐसे भी आता है कि भारत में संस्थागत स्रोत कौन कौन से है, या फिर भारत में गैर संस्थागत पर टिप्पणी करे, या फिर उनके स्रोत कौन कौन से। तो इस तरीक़े का ये देता है, ये लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में दे सकता है। अगर शॉर्ट में देगा तो दोनों में से एक पूछेगा कि संस्थागत स्रोत कौन से और गैर संस्थागत स्रोत कौन से, और अगर लॉन्ग टर्म में दिया है तो ये दोनों ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, संस्थागत स्रोत, ठीक है, सरकार, पहला जो इसका टॉपिक है वह क्या है, सरकार। सरकार की ओर से खेती करने वालों को वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सहायता सरकारी ऋण समितियों के माध्यम से दी जाती है। इन समितियों को शुरू में अपने पांव पर खड़ा करने के लिए सरकार इनके शेयर खरीदती है, जिन्हें बाद में रिजर्व बैंक अपनी दीर्घकालिक कार्यकारी निधि स्कीम के अंतर्गत ले लेता है। इस सिलसिले में जो सरकार खर्च करती है वह सीधे किसानों की जेबों में तो नहीं जाता, लेकिन सहकारी समितियां जो किसानों को ऋण देती है उनको चालू करने, उनकी कमजोरियों को दूर करने, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने आदि जैसे कार्यों में जो साधन सरकार लगाती है वह अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की सहायता के लिए होता है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भी किसानों को ऋण देती है, जिसे तकावी ऋण कहते हैं। यह ऋण भूमि में सुधार करने, सिंचाई तथा बाढ़ और भूक्षरण से बचाव संबंधी प्रबंध के लिए दिया जाता है। साधारणतः यह ऋण भूमि
की ज़मानत पर 25 वर्ष या इससे भी अधिक समय के लिए दिया जाता है और इस पर 6% से 10% तक ब्याज वसूल किया जाता है। ठीक है, तो सरकार क्या है वो उसको डायरेक्ट ऋण और इनडायरेक्ट ऋण दोनों ही प्रकार से देती है। तो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि इनडायरेक्ट ऋण सरकार किसानों को कैसे देती है। वो क्या है कि सहकारी समितियां है ना, गांव में सहकारी समितियां होती है, यानी कि 15 से 20 लोगों का एक समूह होता है जिसको किसान ऋण या लोन है, वो कोई भी अगर खेती से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है या फिर वो कुछ भी अगर काम करना चाह रही है, मतलब कि जो महिला रोज़गार वाला कार्यक्रम होता है, उस तरीक़ा की महिलाओं को रोज़गार चाहिए, वो लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इस तरीक़ा का कार्यक्रम के लिए वो लोग क्या होते हैं, सहकारी समितियां बनाती है और ये क्या होता है कि रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, वो सरकार की नज़र में रजिस्टर्ड होती है। तो सरकार क्या है इनडायरेक्टली इन लोगों को पैसा दे देता है, मतलब मान लो 20,000 या 50,000, 60,000, 1 लाख तक या फिर इससे अधिक भी ऋण देती है। तो वो लोग क्या होता है कि आपस में बाँट लेते हैं, मतलब 15 लोगों का अगर ग्रुप है तो वो 15 लोग आपस में इसको बांट लेंगे और वो उस ऋण का यूजेस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करेंगे। उसके बाद फिर वो इसको क्या है कि धीरे धीरे ऋण को लौटाएंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से इनडायरेक्ट तरीके से वो उसको ऋण देते हैं, ताकि ये क्या होता है कि किसानों को जो ऋण देती है उससे क्या उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या, सरकार प्रत्यक्ष रूप से भी किसानों को ऋण देती है, जिसको क्या है तकावी ऋण कहा जाता है। ये ऋण क्यों दिया जाता है, भूमि में सुधार के लिए, सिंचाई के लिए, बाढ़ या फिर कुछ भी भूचरण यानी कि भूमि का जो उर्वरता का ह्रास हुआ है उसको कैसे वापस लाया जाए। ठीक है, मतलब भूमि की उर्वर क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, ये सबसे ये सबको प्रोत्साहित करने के लिए क्या है सरकार उसको ऋण देती है। ठीक है, और यह ऋण क्या है सरकार की ओर से जो लोग खेती करते हैं, यानी कि सरकार भी लोगों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वो लोगों को ज़मीन उपलब्ध करवाती है और वो लोगों को क्या है खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इसके लिए वो उसको सहायता देती है, वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल उन लोग को हेल्प करती है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही शामिल होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से ये सहायता क्या होता है सरकारी ऋण समितियों के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि 15 से 20 समूहों मतलब आदमियों का ये ग्रुप होता है या लोगों का ये ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये लोग अपने पाँव पर खड़ा हो सके, अपने काम कर सके, मशीनें खरीद सके और खेती सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए क्या है ये लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए जो रिज़र्व बैंक है, ठीक है, वो अपना दीर्घकालीन कार्यकारी निधि स्कीम के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार इस पर जो है वो खर्च देती है और ये सीधे किसानों का जो पैसा आता है, ठीक है, सरकार जो खर्च कर रही है वो सीधे किसानों का खाते में तो नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है सरकारी समितियां जो होती है उनको देती है, जो किसान होते हैं उनको देती है और उनको चालू करने के लिए यानी कि उनकी कमज़ोरियां जो है उनको दूर करने के लिए और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने जैसे कार्यों को करने के लिए सरकार क्या है उन पर पैसा देती है, खर्च करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से उन पर जो है वो सहायता करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भी किसानों को ऋण दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है तकावी ऋण कहा जाता है। ठीक है, इसमें भूमि सुधार, सिंचाई तथा बाढ़ और भूचरण से बचाव के लिए क्या है वो लोगों को ऋण दिया जाता है और इस ऋण पर 6% से 10% तक ब्याज वसूल किया जाता है। ठीक है, इसी पर दूसरा क्या है वो है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक किसानों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन तीनों ही प्रकार के जो है वो ऋण प्रदान करती है। 1960 से 61 में 15% ऋण किसानों को दिया गया था तथा 2007 में पहले 6% तक ऋण किसानों को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो व्यापारिक बैंक भी जो होते हैं, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वो लोग भी किसानों को अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सब तीनों ही प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है। 1960 से 61 में 15% तक ऋण किसानों को दिया गया था। ठीक है, और 2007 में क्या है 4% से 6% तक ऋण किसानों को प्रदान किया गया था। सहकारी संस्था। भारत में सहकारी संस्थाएं 3 स्तरों पर बटी हुई है। ग्रामीण स्तर पर
प्राथमिक सहकारी समितियां जिला स्तर पर राज्य सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक या संस्थाएं अल्पकालीन व मध्यमकालीन ऋण सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो सहकारी संस्थाएं ये भी सरकार मतलब किसानों को लोन देने के लिए सहकारी समितियों के द्वारा भी इन लोग को लोन प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कि इसको 3 भाग में बांटा गया। ग्रामीण क्षेत्र पर प्राथमिक सहकारी समितियां पाई जाती है, जिला स्तर पर राज्य सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर क्या है, राज्य सहकारी बैंक पाया जाता है। ठीक है, जो इसमें प्राथमिक सहकारिया समिति है, ठीक है, वो क्या है, गांव में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक सहकारी समिति की स्थापना कर सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। वर्तमान में इनकी संख्या 1,21,225 है। इनके अंतर्गत देश के 95% गाँव आते हैं। ठीक है, जो पहला प्राथमिक सहकारी समिति है उसको कोई भी निर्माण कर सकता है, मतलब कि कोई भी 10 आदमी मिल करके इसका निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, और सरकार जो भी ऋण है उसका सुविधा ये लोग उठा सकता है। ठीक है, जो ऋण प्रोवाइड कराता है उसका सुविधा उठा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक। भारत में यह बैंक 2 प्रकार की होती है। एक तो वे जिनकी सदस्यता केवल सहकारी प्राथमिक समितियों को ही मिल सकती है, दूसरी वे जिसके सदस्य अन्य व्यक्ति तथा सहकारी प्राथमिक समितियां दोनों हो सकते हैं, या बैंक के सरकार शहरी क्षेत्रों में होती है। अतः यह वे सभी कार्य करती है जो व्यवसायी बैंक द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो क्या है, या फिर इसको जिला सहकारी बैंक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि वही लोग सदस्य होते हैं जो प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्य हैं। ठीक है, वही लोग होते हैं, और ये बैंकें कहाँ होती है, शहरी क्षेत्रों में होती है। ठीक है, और ये वो सब कार्य करती है जो एक कॉमर्शियल बैंक अपने बैंक में करता है, ये बैंकें वो सारे काम करती हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, राज्य सहकारी बैंक। या बैंकें अपने राज्य के मुख्यालय पर स्थापित होता है। इनकी अंश पूंजी केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सरकार व जनता द्वारा मिलकर दी जाती है। इनकी मुख्य कार्य केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, तो राज्य सहकारी बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, प्राथमिक सहकारी समितियां, और जो जिला सहकारी बैंक है उसके जो भी सदस्य होंगे ये इसके सदस्य होंगे राज्य सहकारी बैंक में। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो केंद्रीय सहकारी बैंक जो होता है वो जिला सहकारी बैंकों को क्या होता है कि ऋण सुविधाएं प्रदान कराना होता है। ठीक है, चौथा क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन बैंकों से लघु एवं सीमांत कृषकों को ऋण दिया जाता है। ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि, व्यापार एवं छोटे उद्योग धंधों की स्थापना के लिए ऋण दिया जाता है। दिसंबर 1985 तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं 12139 हो गई थी। इनकी शाखा का विस्तार व्यापारिक बैंकों की तुलना में अधिक तीव्र रही। इनका उद्देश्य पिछड़े इलाकों में शाखा का विस्तार करना था। देश के 115 जिलों जिसमें आदिवासी जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक है उसमें से 92 जिलों में ग्रामीण बैंक क्रियाशील रही हैं। ठीक है, तो चौथा क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी छोटे किसान हैं, ठीक है, जो छोटे स्तर पर कार्य कर रहे हैं और उनको अगर फाइनेंस की आवश्यकता है तो ये जो बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये उनको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और ये जो लोन प्रोवाइड करवाए थे वो अधिकतर क्या था, जो आदिवासी जो पिछड़े हुए लोग थे वो लोग ये लोग को लोन ज़्यादा प्रोवाइड कराया था और उन क्षेत्रों में ये लोग ज़्यादा क्रियाशील रहा था। ठीक है, ग्रामीण बैंकों द्वारा 2008 से 9 में कृषकों को दिए गए ऋण निम्नलिखित है। ठीक है, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण दिए गए थे, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और व्यावसायिक बैंक है ना, संस्थागत अल्प ऋण, मध्यमकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण तीनों ही दिया गया है। ठीक है, तो ये उसका एक डाटा दिया गया है कि सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण 4023 करोड़ था। ठीक है, और वो मध्यम व दीर्घकालीन ऋण कितना था, 5662 करोड़। ठीक है, उसके बाद जो ग्रामीण बैंक द्वारा दिया था वो क्या था, 22413 करोड़ था, और मध्यम व दीर्घकालीन क्या था, 4352 करोड़ था। व्यावसायिक बैंक द्वारा जो दिया गया था 107818 करोड़ था, और ये मध्यम व दीर्घकालीन ऋण कितना था, 91133 करोड़ था। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग अगर
आंकड़े अगर डालते हैं, डाटा डालते हैं, तो वो क्या होता है कि जो भी हम लोग आंसर लिखे हैं वो उसको और भी मजबूत बनाता है और इसमें हम लोग को मार्क्स अच्छे आते हैं। तो आप लोग आंकड़े ज़रूर उसमें ऐड कीजिएगा। और सोर्सेस क्या था इसका, इकोनॉमिक सर्वे 2010 का जो किया गया था, आप लोग लेटेस्ट जो भी है वो उसको इसमें ऐड कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये तो था संस्थागत स्रोत कौन कौन से था। अब हम लोग देखेंगे कि गैर संस्थागत स्रोत कौन कौन से, ठीक है। पहला आता है महाजन, ठीक है। साहूकार या महाजन वह व्यक्ति होता है जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण देता है। या साहूकार या महाजन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है कि गाँव में ही जो भी साहूकार या महाजन होते हैं उन लोग के द्वारा भी ग्रामीण लोग क्या होता है ऋण ले लेते थे, क्योंकि वो लोग बैंक के इतना चक्कर नहीं लगाना चाहते थे, है ना, क्योंकि बैंकों में बहुत सारे कागज़ लाने बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि उनके पास हो भी ना वो सारे कागजात, या फिर हो सकता है कि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे कि वो लोग उन कागज़ों को भर सके, है ना, कि मतलब बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं ना। आप कोई भी लोन लीजिएगा तो आपको बैंक में बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। तो इन सब चक्करों से बचने के लिए क्या है, कृषक जो है वो गांव में ही किसी से ऋण ले लेते थे, ठीक है। साहूकार, महाजन या फिर अपने रिश्तेदार पड़ोसी हो गए, वो लोग से ऋण ले लिया करते थे। तो ये सारे क्या होते हैं, गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पहला क्या, कृषक या महाजन, ठीक है। ये वे व्यक्ति होते हैं जो मुख्य रूप से कृषि करते हैं, लेकिन धनवान होने के कारण कृषि के साथ साथ धन उधार देने का भी व्यवसाय सहायक व्यवसाय के रूप में करते हैं, ठीक है। तो पहले कृषक, साहूकार या महाजन, ये लोग वो होते हैं जो कि बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और ये लोगों के पास पैसा अधिक होता है, तो ये लोग छोटे किसानों को ऋण भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, व्यवसायिक साहूकार या महाजन, ये वे व्यक्ति होते हैं जिनका धन उधार देने का मुख्य व्यवसाय होता है। इनकी ऋण देने की पद्धति बहुत सरल होती है, जो कृषकों को ऋण लेने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि जिनका काम ही होता है लोगों को धन देना, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, व्यवसायिक साहूकार या महाजन, ठीक है। ये लोगों को ऋण प्रोवाइड कराते हैं और उस पर बहुत ही लोग सरल, मतलब कुछ भी उतना ज़्यादा ये लोग कागज़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत कागज़ी कार्रवाई के साथ ही वो लोगों को धन दे देते हैं। इसीलिए ये लोग के पास क्या होता है, किसान जो है ऋण लेने के लिए अधिक आते हैं, ठीक है। उसके बाद बी क्या है, संबंधी या मित्र, आवश्यकता पड़ने पर किसान अपने रिश्तेदारों से भी थोड़ा बहुत क्या है ऋण ले लेते हैं। 1961 से 62 में इसका प्रतिशत जो है वो 8.8 था। इन पर ब्याज कम या ना होने के बराबर होता है या ज़मानत का कोई भी विशेष प्रश्न नहीं उठता और ऋण लौटाने की शर्तें भी बहुत आसान होती है, ठीक है। तो संबंधी या मित्र से भी बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने रिश्तेदार से ले लिए या बगल में पड़ोसी से ले लिए या फिर मित्र हो गया वो लोग से भी ले लिए। तो इस तरीक़ा से भी इन लोग इनडायरेक्टली ऋण ले लेता है। 1961 से 62 में इसका जो प्रतिशत था ऋण लेने का वो कितना था, 8.8% था, ठीक है। सी नंबर है, व्यापारी व कमीशन एजेंट, कृषि वित्त के क्षेत्र में व्यापारी और आड़ती भी काफ़ी हाथ बटाते हैं। कुल कृषि ऋण में इनका भाग 1961 से 62 में 9% था, जो 1951 से 52 की तुलना में यह काफ़ी अधिक था। ये कृषि उपज की बिक्री अपने माध्यम से करवाकर किसानों को कम कीमतें देते हैं और अपने लिए कमीशन अधिक रखते हैं, ठीक है। व्यापारी या कमीशन एजेंट, सी नंबर इसका जो है वो है। इसमें क्या होता है कि कृषि वित्त के क्षेत्र में व्यापारी और जो कमीशन एजेंट जिसको बोला गया है, ठीक है, वो भी काफ़ी हाथ बटाते हैं। ये लोग भी क्या होता है, कृषकों से क्या होता है कि खेती करता है तो वो लोग पहले ही इन लोग को पैसा दे देता है, यानी कि जो भी मान लो किसान फसल लगा रहा है उसमें जो भी खर्चा आएगा इसको ये लोग ऋण के रूप में दे देता है और ये बोल करके देता है कि तुम्हारा जो भी फसल उगेगा, जितना भी पैदावार होगा वो तुम मेरे को ही बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा, ठीक है। तो इस पर किसान वो लोग से पैसा ले लेता है। उसके बाद जब ये लोग खेती करता है, फसल होता है, तो वो लोग क्या होता है, कम कीमत पर ये लोग से फसल ले लेता है, ख़रीद लेता है और अधिक कीमत पर बाज़ार में ये लोग बेचता है, ठीक है। ऋण के विभिन्न स्रोतों के इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि देश के किसानों के लिए ऋण की सुविधाएं बहुत अपर्याप्त है। विशेष रूप से संस्थागत ऋण की सुविधाएं, निजी स्रोतों और विशेष तौर से महाजनों से लिए गए ऋण ब्याज बहुत अधिक होता है। अतः खेती के लिए उपलब्ध ऋण की सुविधाएं न केवल अपर्याप्त और महंगी
साबित होती है, बल्कि यह समय अनुसार मिल भी नहीं पाती। अतः सहायक होने के बजाय प्रायः ये किसानों की मुसीबतों को और भी बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है कि जो भी ऋण लेते हैं, ठीक है, इसकी जो ऋण लेने के जो स्रोत है वो बहुत ही लिमिटेड है, संस्थागत और गैर संस्थागत में। ठीक है, इसके स्रोतों को बढ़ाया जाना चाहिए। और जो ये लोग किसान जो ऋण लेते हैं वो उन लोग के लिए सुरक्षित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो लोग अगर महाजन से लेते हैं तो वो लोग अधिक ब्याज ले लेते हैं, और अगर वो लोग मान लो बैंक से लेते हैं तो वो क्या होता है कि कागजी कार्रवाई ही इतना करवा देता है कि जो छोटे किसान हैं वो ऋण लेने से डरते हैं वहाँ से, बैंक से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में सुधार किया जाना चाहिए, यानी कि कागजी कार्रवाई कम किए जाने चाहिए। और महाजनों पर भी सरकार को चाहिए कि वो लोग उन पर नज़र रखें, और ये देखिए कि वो लोग लोगों से, यानी कि किसानों से ज़्यादा तो ब्याज ना ले। ठीक है, ताकि किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो ये जो ऋण होते हैं ये तो किसानों को सुविधा के लिए ही दिया गया था, लेकिन क्या हो रहा है कि ये ऋण क्या है, किसानों की मुसीबतों को बढ़ा दे रहे हैं। इसी कारण क्या है, किसान आत्महत्या भी बहुत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।